जब हम ईद का जिक्र करते हैं और ईद के आसपास भी चूँकि गर्मी है और आपको पता है कि अभी हमारे हॉस्पिटल्स भरना शुरू हो जाएंगे। वेल कुक्ड, साफ़ सुथरा, होममेड, 1 से 2 बोटी के बराबर गोश्त कोई भी बंदा किसी भी बीमारी का शिकार हो इस त्यौहार के मौके पे बिल्कुल आसानी के साथ खा सकते हैं। ईद पे तो खाने पकाने का बड़ा काम होना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक टमाटर खोला या कोई एक प्याज खोला और वो आधा ख़राब है तो ख़राब वाला हिस्सा काट के हम फेंक देते हैं और उसी चीज़ का जो बाकी का आधा पोर्शन होता है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करना है तो उसका आपको अगर लग रहा है कोई भी कि शायबा है कि इसमें नहीं है तो वो उसका नहीं करना। एक गोश्त को आप कितने अरसे तक रिजर्व कर सकते हैं? जब एक दफ़ा जमा हुआ गोश्त जब पिघलता है और फिर आप दोबारा उसको जमाने की कोशिश करते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान उसमें बहुत सारी जरासीम की साइश हो जाती है। क्या फ्रोज़न प्याज जो है अपनी वो कैपेसिटी खो देता है बैक्टीरिया या जर्म्स को कैप्चर करने की? कि जब कुर्बानी का गोश्त हो तो उसमें कोशिश करें कि उसको फ़ौरन ना पकाएं, उसको कोई 1 से 2 घंटे उसको पड़ा रहने दें और उसके बाद पकाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन कितनी नुकसानदेह हो सकती है? अपने मेडिकल की बातें चैट जीपीटी से या किसी भी चैट बॉक्स से हेल्थ रिलेटेड गुफ्तगू चैटर बॉक्सेस, ये जो चैट जीपीटी है, क्लाउड है और भी बहुत से प्लेटफॉर्म नहीं पूछने चाहिए। क्या हमारी सोसाइटी में ये रिपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं या वाकई जेन्युइनली कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है? हेपेटाइटिस बी और सी, जिसके उर्फे हमें काला जरकान कहते हैं, वो एक बड़ी वजह है हेपेटाइटिस सी या बी रिलेटेड कैंसर की। हमारे ज़माने में मना किया जाता था एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, डॉक्टर से पूछे बगैर, फिर हमने वो भी कॉमन करना शुरू कर दी। अब हम प्रोबायोटिक्स भी आ गए, एक नया लफ्ज़ आ जाता है और हम उसे पकड़। देखिए, प्रोबायोटिक्स जो हैं वो सेफ है। चाय हर बीमारी का हल है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये है कि आप इस यकीन के साथ कोई भी चीज़ खाएं, चाहे आप ये कॉफ़ी लें या पानी लें कि मुझे इससे ये इफ़ेक्ट आना है, तो 30% लोगों में तो वो हो जाता है। हमें गैस के बहुत इश्यूज हो रहे हैं, हमें मैदे की दर्द हो रही है या हम बहुत ज़्यादा फूले फूले लग रहे हैं तो हम मोटे हो रहे हैं। गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो मैदे में गैस पैदा करती हैं। बाज़ औक़ात खाना खाने के अमल के दौरान एयर भी स्वॉलो कर रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ सीमल हाशमी, हेल्थ अनफिल्टर्ड के साथ एक और पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे ये ईद है या बीमारी में ईद कैसे गुजारनी है। और चूँकि बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं और फिर इस ईद पे कहते हैं कि हमारे लिए तो बस नाम की ईद है, खाया पिया गया और कुछ हो नहीं पा रहा। मैदे के हवाले से जितने प्रॉब्लम्स हैं, यूरिक एसिड के जितने प्रॉब्लम्स हैं, शुगर, बीपी और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कलेक्टिवली किस तरह से हमारे मैदे को मुतासर करती हैं, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, असल और सही इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन मेरा हॉस्पिटल से प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ना कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं है कि इसकी डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लोगों को लगता है हो मैदे की बीमारी है, फक्की खा लो, फलां गोली खा लो, फलां कहवा पी लो तो ठीक हो जाएंगे। ये इतनी इम्पॉर्टेंट साइट है और रही से इस कसर जो है वो सोशल मीडिया की नेमत है कि उसमें हर दूसरा बंदा जो है वो फ़िलासफ़ी हेल्थ की हो चाहे इकोनॉमी की हो, वो अकले कुल बन के बयान कर रहा होता है। वो आप कह सकते हैं कि वो फ़िलासफ़ी झाड़ रहे होते हैं और लोग जो है ना वो समेट रहे होते हैं कि फ़िलासफ़ियाँ इकट्ठी कर लो। इसीलिए हमने अपने इस हेल्थ अनफिल्टर्ड में कोशिश की कि हम सिर्फ उन लोगों को बुलाएं जो सर्टिफाइड हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पढ़ा है, रिसर्चेस की हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है उनका काम और हज़ारों लाखों लोगों को वो शफ़ायाब कर चुके हैं। सर, ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है आज के अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत रेलेवेंट भी है, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हों वो बात भी सही कर रहा हो, और उस फील्ड का रेलेवेंस बड़ी ज़रूरी है जिस फील्ड पे वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हर फील्ड ये इतना स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हो गए हैं कि हर चीज़ हर किसी के समझ में नहीं आती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल्स की ज़रूरत रहती है। प्रोफेशनल्स की ज़रूरत रहती है, इसीलिए हमने आपको बुलाया। सर, ईद पे जब हम ईद का जिक्र करते हैं और ईद के आसपास भी चूँकि गर्मी है और आपको पता है कि अभी हमारे हॉस्पिटल्स भरना शुरू हो जाएंगे जी, गैस्ट्रो के पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, मैदे की बीमारी, गोश्त खाने के बाद जो अक्सर बॉडी रिएक्ट कर जाती है उसकी बीमारी। ये मैंने जैसे अभी शुरू में कहा ना, तो ये बड़ा लोगों को अजीब लगा होगा, ईद या बीमारी, तो ये है, दिस इज़ रियलिटी। कैसे बचें इससे? देखिए, 2 चीज़ें हैं जी। एक तो ये कि आपने इब्तिदा में कहा कि ईद सबकी है, इस पे कोई शक नहीं है। उसमें सारे बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, तंदुरुस्त, सेहतमंद सब लोग शामिल हैं ना। तो ईद का त्यौहार तो सबके लिए, और हमारे जहाँ नंबर्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। 1/3 पॉपुलेशन डायबिटिक है,
30% के करीब, 25% के करीब सीने की जलन के लोग शिकार हैं। फिर ब्लड प्रेशर के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको पता है अराउंड 20-25%, और जिनको नहीं पता वो इससे डबल से भी ज़्यादा हैं। इसी तरह बहुत सारे किडनीज़ के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स हैं, बहुत सारे सीने की जलन के पेशेंट्स हैं। तो ये सब लोग जो हैं कलेक्टिवली देखा जाए तो त्यौहार सबके लिए, उसमें उन्होंने एक ही ज़िंदगी है, उसमें उस बीमारी के साथ त्यौहार को भी मनाना है, खुशियों को भी मनाना है, खाना पीना भी है। और आपको पता है सोशलाइजिंग जो है हमारी यहाँ वो फूड ओरिएंटेड है। हाँ बिल्कुल। खाने पे जाना है तो किसी से मिलना है तो खाने पे जाना है, किसी को बुलाना है तो चाय पे बुलाना है। तो ये फूड और इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनिंग और त्यौहार, ये सब बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी मिली जुली सी सिचुएशन है, जिसमें बेसिक चीज़ें अगर की जाएं तो सब लोगों के लिए ये त्यौहार बाइस ज़हमत नहीं बनेगा और एक खुशी का मौका है। और उसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा पाबंदियों के बगैर एक ख़ास हद तक हर लोग, सारे लोग ही खा पी सके। बिल्कुल सही। आप ये कह रहे हैं कि कुर्बानी का गोश्त या बड़ा गोश्त जो रेड मीट है, जो अक्सर डॉक्टर्स मना कर देते हैं, जिसको बाकी साइड के लोग जिनको आपने कहा ना कि हर कोई फ़िलासफ़र बना हुआ है, उसमें वो कुछ ऐसे टोटके हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी ये तो डॉक्टरों की हर बात नहीं माननी चाहिए। फिर कुछ हकीम हैं जो कहते हैं कि नहीं 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 ये ले लें, ये ठीक है। मैं समझना चाहती हूँ एलोपैथी और मेडिसिन में क्या इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है कि आप खा सकते हैं बट देयर इज़ दिस वे जिसके तहत आप कंज्यूम कर सकते हैं रेड मीट? बिल्कुल खा सकते हैं। रेड मीट इज़ वेरी हेल्दी, नंबर 1। बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, इसको कलेक्टिवली हम रेड मीट कहते हैं, और किसी हद तक हमारे मुल्क में ऊँट की कुर्बानी भी होती है तो उसमें भी शामिल हो जाता है। वाइट मीट कहा जाता है मुर्गी और मछली के गोश्त को। तो रेड मीट जिन लोगों को मना किया जाता है वो उसकी कुछ रीज़न्स हैं। उसमें एक तो ये है कि उसकी लेयर्स के अंदर चर्बी होती है, तो उसकी चर्बी को साफ़ करना बाद सूरतों में पूरी तरह से ख़त्म करना मुमकिन नहीं होता। तो एक तो रीज़न ये होती है। दूसरा ये है कि रेड मीट के भी कुछ बुरे कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह ऑर्गन मीट है, कलेजी है, गुर्दे हैं, इस तरह की चीज़ें, और सिरीपाई निहारी है। ये जो सिरीपाई और कलेजी का जो कंपोनेंट है, इसमें उसके बुरे कंपोनेंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे किडनी पेशेंट्स के लिए, यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए। अदरवाइज़ वेल कुक्ड, साफ़ सुथरा, होममेड, 1 से 2 बोटी के बराबर गोश्त कोई भी बंदा किसी भी बीमारी का शिकार हो इस त्यौहार के मौके पे बिल्कुल आसानी के साथ खा सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने अलग कर देनी है और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, अब आ जाते हैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, कि इस ईद पर जो मैदा ख़राब हो जाता है, अब वो 2-3 तरह से ख़राब होता है। अगर तो आपकी मैदे की जलन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमें आदत नहीं है भारी गोश्त खाने की, हमें आदत नहीं है रेड मीट खाने की, और मैदा उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैदे का भारीपन, सीने की जलन, या उसको एक आम ज़बान में तेज़ाबियत या एसिडिटी कह देते हैं, इसके लिए कोई सलूशन, कोई हल मौजूद है? इसके 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं जी। एक तो वो है जो पहले से मैदे की जलन का शिकार लोग हैं, या जिनको 11 महीने 12 महीने थोड़ा बहुत मैदे के मसाइल रहते हैं, एक तो वो लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पहले से तंदुरुस्त हैं लेकिन ओवर ईटिंग के साथ या इस त्यौहार में या किसी भी त्यौहार की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से इसका शिकार होते हैं। तो जो लोग पहले से हैं इसका, उसमें उन्हें ओवर द ईयर्स इस चीज़ को सीख लिया है कि इससे कैसे बचना है। उसमें बेसिक एहतियाती तदाबीर में ही है कि खाना खाती फ़ौरन लेटे नहीं, झुके नहीं, नमाज खाली पेट पढ़े, तकिए वाली साइड बिस्तर की थोड़ी सी ऊंची रखें, एक वक्त में बहुत ज़्यादा ना खाने की कोशिश करें, और खाने के साथ पानी कम इस्तेमाल करें या कोई भी लिक्विड कम इस्तेमाल करें। तो ये तो होगी बेसिक सी एहतियाती तदाबीर जो सीने की जलन के लोगों को करनी चाहिए। इसके बाद है कि बहुत मुरागा ना खाएं, और एक वक्त में बहुत ज़्यादा आखिरी खाना समझ के उसको ख़त्म ना करें, और उसको मतलब नीयत नहीं भर रही तो खाई ना जाए, हाथ हौला रखें। गोश्त ना खाएं इस ईद पे भी, या किसी भी मौके पे, त्यौहार पे या फंक्शन में। उसके अंदर शामिल करें फल सब्जियां, उसके अंदर शामिल करें आप सैलड, और उसके 3 कंपोनेंट्स बना के एक हिस्सा उसको गोश्त से और दूसरा बाकी चीज़ों से बने। तो एहतियात के साथ साफ़ सुथरा खाएंगे। अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि सब कुछ साफ़ सुथरा है, वेल कुक्ड है
और इसमें कोई गलत चीज़ें शामिल नहीं। गलत चीज़ों से मुराद ये है कि कोई ऐसा हार्मफुल ऑयल शामिल नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जानवर खुदा न खास्ता बीमार था या उसकी तैयारी के प्रोसेस में गंदगी शामिल हो गई है, तो ये वो चीज़ें शामिल अभी नहीं है। ये है साफ़ सुथरा खाना है, लेकिन उसके लिए भी ये एहतियाती तदाबीर है। आपने सैलेड का जिक्र किया कि सैलेड लाजमी जो है वो साथ शामिल कर लें, खासतौर पर आजकल के मौसम में फाइबर जो है वो आपके अंदर बॉडी के अंदर जाते रहना चाहिए। सर, फल का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब खाने के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद आप आजकल के फलों में से कौन सा फल सेफली कंज्यूम कर सकते हैं कि वो आपकी बॉडी के ऊपर उसका रिएक्शन नहीं आएगा बल्कि वो आपको हेल्प ही करेगा? मतलब फल आइडियली जी खाली पेट खाने चाहिए, खाने के अलावा खाने खाली पेट से मुराद ये है कि उस वक्त खाने चाहिए जो खाना आपने ना खाया हो, यानी 2 खानों के दरमियान खाने चाहिए। लेकिन हमारी ट्रेडिशन है कि हम आम तौर पे हम फल खाने के साथ ही खा रहे हो, तो उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी अच्छा फ़ायदा उस वक्त ज़्यादा 100% मिलता है जब हम उसे खाने के अलावा खाएं। यानी कि सुबह नाश्ता और दोपहर के खाने के बीच में खा सकते हैं, खाएं या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान स्नैकिंग के तौर पर, या फिर सोने से पहले खाएं। सोने से पहले खा सकते हैं? सोने से पहले, अगर आपने डिनर नहीं किया हुआ तो आप सोने से पहले। सर, आजकल तो बड़ा एक मशहूर चीज़ चल रही है, तरबूज। बेचारा बड़ा बदनाम हुआ है हमारा, लाल लाल गुलाबी सा जो तरबूज है, रात के टाइम तरबूज नहीं खाना चाहिए, तरबूज के साथ चावल नहीं खाने चाहिए, मौत वाक़ई हो जाएगी। तरबूज के साथ सारी चीज़ें खा सकते हैं। नंबर 1, तरबूज को लेने में, खाने में 2-3 एहतियाती तदाबीर हैं। एक तो ये है कि उसको कभी भी बाजार से जब आप लें तो उसको वहाँ से आप चेक ना करें काट लगवा के। अच्छा, चेक ना करें। हाँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ की गंदगी जो उसकी सरफेस पे लगी होती है वो धोने का बंदोबस्त नहीं होता। उसके अलावा जो उसकी वहाँ की जो छुरी है वो उसको इतनी साफ़ सुथरी नहीं होती, तो जब आप उसको कट लगा के चेक करके आके 12 घंटे के बाद खाएंगे तो उसके अंदर जरासीम भर गए होंगे। सर, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। ये उन तमाम OCD वाले खवातीन ने भी नहीं सोचा होगा कि वो छुरी जो है वो कितने तरबूजों के अंदर से होके कहाँ वो पड़ी हुई होती है। वो जंग आलूद छुरी है, आपको कट लगा रही है, सरेआम उधर ही पड़ी रहती है, नीचे ही पड़ी होती है, तो इसलिए इसको चेक ना करें। तो फिर अपने रिस्क किस्मत पे ले आए कि लाल निकल ही आएगा। हाँ, उसे वार करें उस पर, ठीक है, कि भाई जो तुझे अच्छा लगता है दे दो। तो एक तो ये, और जब आप उसको लें खाना, उसको काटें तो उसको आप साफ़ सुथरा अच्छी तरह से धो के और उसको फ्रेश काटें और उसी वक्त खा लें। उसको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने की कोशिश, अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको प्रिजर्व करना है, अगले टाइम के लिए खाना है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक कवर जो होता है वो करके उसे फ्रिज में रखें। मतलब जो फॉइल पेपर है आप उस बाउल के ओपनली उसको ना छोड़ें। और कोशिश करें कि कोई भी खाना जो है उसमें रॉ जो मीट है उस खाने में फल ना रखें कटा हुआ, ठीक है, और जिसमें पोल्ट्री है, मीट है या कोई भी फिश है, को उस कंपोनेंट में फ्रिज में आपके जहाँ पे आपने इस तरह की चीज़ रखी हुई है वहाँ पे वो चीज़ ना रखें। और तरबूज आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, तो साफ़ हो, थोड़ी मिकदार में हो, धुला हुआ हो और उसमें कोई गंदगी ना हो तो खा सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो चावलों के साथ कॉम्बिनेशन, चावल भी ले सकते हैं उसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जो अभी रिसेंटली देखिए, मीठे के तौर पे आपने ट्रैवल किया है कई मुल्कों में, तो आपको लगता है 12 महीने तरबूज मिलता है कई मुल्कों में, और वो मीठे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एट टाइम्स उसे कभी नाश्ते में शामिल कर रहे होते हैं, कभी वो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी खाने के साथ। उसकी क्वांटिटी अहम है, उसकी गंदगी अहम है, उसकी सफाई अहम है। बस दिस इज आपने बिल्कुल सही कहा। जब आप बाहर कंट्रीज में जाते हैं ना और आप होटल के साथ ही नाश्ता भी ले लें तो वो इतने बड़े बड़े पीसेस जो है ना उन्होंने फ्रूट्स के, और ख़ास तौर पर तरबूज जो है जिन कंट्रीज़ में अवेलेबल होता है इजीली, उन्होंने काट के रखा हुआ होता है। तरबूज होता है, गर्मा होता है, वो चीज़ें जो है ना उन्होंने साथ में, कंट्रीज में तो तरबूज मिलता ही रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, आज तो तरबूज के ऊपर से बिना बदनामी उसकी हट गई कि वो बेचारा बड़ा ही बदनाम हो रहा था। सर, आजकल मार्केट में एक नई चीज़ भी आई है, सॉरी मैं फलों पे मुझे ज़रा सवाल आना शुरू हो गए हैं, जो खरबूजा और गर्मे का कुछ एक मिक्सचर सा है, और ये जो मिक्स्ड किस्म के नए नए फ्रूट्स आते रहते हैं, ये ट्राई करते रहना चाहिए। आपको लगता है ये ऑर्गेनिक है? देखिए, ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बनते हैं और दुनिया में जितनी फूड की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत अहम है। अगर आप इनको नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनको ज़्यादा अच्छी तरह से उन्हें पेस्टिसाइड और इस तरह करके उसे कंट्रोल किया होता है कि वो ज़्यादा पॉपुलेशन को डील करने का एक सोल्यूशन है। चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो फ्रूट्स हों, ये जो हाइब्रिड चीज़ें हैं ये ख़राब नहीं है। इसमें प्रॉब्लम वही आ जाती है कि इसको हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं आप। उसको अगर खुदा न खास्ता आप उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा आप
आप ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक साइड से ख़राब हुई हुई है और उसको उसके क्लियर मार्जिन करके आप फिर भी खा रहे हैं, तो फिर उसमें डेफिनेटली कोई जरासीम से अफजाइश हो चुकी है जो कि नुकसान है। आपकी बातों में से मुझे इतनी बातें निकल रही हैं। अक्सर ये होता है, अब खाना पकाते हुए, अब चूँकि ईद पे तो खाने पकाने का बड़ा काम होना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक टमाटर खोला या कोई एक प्याज खोला और वो आधा ख़राब है, तो ख़राब वाला हिस्सा काट के हम फेंक देते हैं और उसी चीज़ का जो बाकी का आधा पोर्शन होता है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ख़ासतौर पर टमाटर चूँकि अंदर से बंद होता है, तो आधा टमाटर यूज़ कर लिया, जो ख़राब था वो फेंक दिया। इज़ इट राइट? या वो उसका पूरा उल्ली या फंगस जो भी उस पर लगा हुआ है वो सारा फैल चुका होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो अगर आपने उसको खाने के प्रोसेसिंग में डालना है, उसको खाने में डाल के उसने बॉयल होना है और फिर पकना है, फ्राई होना है, तो फिर तो आप क्लियर एजेस करके आप उसको इस्तेमाल कर लें तो इट्स फाइन, धो लें और साफ़ कर लें। लेकिन अगर आपने रॉ इस्तेमाल करना है, आपने सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो उसका आपको अगर लग रहा है कोई भी कि शायबा है कि इस पे नहीं है, तो वो उसको नहीं करना चाहिए। वो अगर एक चीज़ एक साइड से ख़राब है तो उसको पूरा डिस्कार्ड कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये ईद के बाद ये जो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो इसके साइन एंड सिम्टम्स बताएं जी। वहीं से शुरू कर देते हैं। दो चीज़ें, एक तो ये है कि क्वांटिटी ऑफ फूड हम डिफरेंट खा रहे होते हैं, थोड़ा मुरगन ज़्यादा खा रहे होते हैं, चिकनाई वाला ज़्यादा खा रहे होते हैं, क्योंकि कुर्बानी का जानवर उन जानवरों से मुख्तलिफ होता है जो आम 12 महीने में हम गोश्त की सूरत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थोड़ा चर्बी वाला होता है, उसकी उम्र ज़्यादा होती है, उसको प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, तो उसकी पकाई भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हाँ। तो एक तो हम मुख्तलिफ जानवर खा रहे हैं, मुख्तलिफ गोश्त खा रहे हैं, और दूसरा उसकी मिकदार मुख्तलिफ ले रहे हैं, और उसके साथ हम उसकी क्वांटिटी के अलावा उसकी टाइमिंग भी एट टाइम्स डिफरेंट हो। जो वर्किंग क्लास है सुबह जाती है, शाम को आके खाना खाती है, छुट्टियों के सिलसिले में सुबह दोपहर शाम खा रही है, तो इस हिसाब से उसकी मिकदार, उसकी टाइप, उसकी सब चीज़ें बदल जाती हैं, तो लामहला वो प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। उसमें पेट में दर्द, मतली उल्टी की कैफियत, पेट में फारा, सीने की जलन, पतले खाने, ये सारे मामलात हो सकते हैं इसके साथ। और अगर इसमें गंदगी शामिल कर लें तो फिर वो सारे जरासीम जो गंदगी से अंदर जाते हैं, जिस तरह हाफ कुक्ड फूड हो या सेमी कुक्ड फूड हो या पुअरली प्रिजर्व्ड फूड हो, तो उसमें जो जरासीम की अफसाइश होती है उसमें बाज़ औक़ात हेपेटाइटिस ए और ई, बाज़ सूरतों में टाइफाइड, बाज़ सूरतों में कॉलरा, बाज़ सूरतों में गैस्ट्रो, तो बहुत सारे जरासीम की वो जगह बन सकती है, अंदर जाने का रास्ता बन सकता है इसके ज़रिए। आपने पुअरली प्रिजर्व्ड का जिक्र किया। पुअरली प्रिजर्व्ड से क्या मुराद है? मतलब गोश्त लोग फ्रीज़र में तो रखेंगे, पैकेट्स बना के रखेंगे, हर एक का अपना अपना तरीका है, अपना अपना टोटका है, वो सिरके से धो के रखें या एक पूरा वो सफ़ूफ़ लगा कर रखें कि भाई हमने पानी खुश्क करके ड्राई करके बनाना है। अब ये तो एक अलग बहस है, बट ये जो आपने कहा कि पुअरली प्रिजर्व्ड और प्रिजर्व्ड, मेडिकल रिसर्चेस क्या कहती हैं कि एक गोश्त को आप कितने अरसे तक रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, और पुअर कंडीशंस कौन सी होती हैं? पुअर कंडीशंस हमारी यूनिक हैं जी। पुअर कंडीशन ये हैं कि एक आपने खाने का पैकेट बनाया और उसको आपने फ्रीज़ कर लिया, मैं सपोज कर रहा हूँ, साफ़ सुथरा करके आपने उसे फ्रीज़ कर लिया, उसमें से कुछ पोर्शन निकाला आपने और उसको डीफ्रीज़ किया, उसमें से 1/4 या 1/5 पोर्शन निकाला, उसको एक दफ़ा डीफ्रॉस्ट हुआ और फिर उसके बाद दोबारा आपने वापस रख दिया। तो ये वो प्रोसेस है जो गलत है, इसलिए कि ये जब एक दफ़ा जमा हुआ गोश्त जब पिघलता है और फिर आप दोबारा उसको जमाने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान उसमें बहुत सारी जरासीम की अफसाइश हो जाती है। अच्छा। आइडियली क्या होना चाहिए कि उतनी सर्विंग जितनी आपको एवरेज चाहिए या उससे थोड़ी ज़्यादा आप अपना वो पैकेट बनाएं और उसको एक ही दफ़ा फ्रीज़र से निकालें, उसको डीफ्रॉस्ट करें, उसको पिघलाएं और उसको इस्तेमाल कर लें। उसको दोबारा से उस पर ना रखें। जब पक जाए तो कोशिश करें ताज़ा पका हुआ खाना खा लें। लेकिन अगर आपने पका हुआ खाना फ्रीज़ करना है या पका हुआ खाना प्रिजर्व करना है अगले टाइम के लिए, तो उसको कोशिश करें कि वो भी फ्रीज़ हो, और वो जब आप दोबारा खाने के लिए करें तो उसको आप बॉइलिंग पॉइंट तक एक दफ़ा हीट करें। ठीक है। तो ये है प्रॉपर फूड हैंडलिंग। हाँ, ठीक है। उसमें आपको चाहे आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, 10 दिन नहीं, आप महीने तक भी उसको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ अगर देखें, ये प्रिजर्व फूड आता है, ये मीट आता है या फ्रोज़न आता है, ये कई उस पर एक्सपायरी चेक करें, वो बहुत लंबे दौरानिए का उसमें एक्सपायरी होती है, तो इसमें कोई इशू नहीं सर। उसमें तो वो टेट्रा पैक के अंदर होता है नहीं, वो एक तो वो होता है ना, दूसरा ये जो प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक के बैग। सही है। अच्छा, ये जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि महीना
आप सालन, पका हुआ सालन भी फ्रीज कर सकते हैं, आइडियली नॉट, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है, देखिए यूनिक इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ दरमियान में लोड शेडिंग होनी है, ऑटोमेटिकली हमारे फ्रिज ने उस दौरान काम नहीं करना और एक दफ़ा डीफ्रॉस्ट हो जाना, हमें नहीं पता चलना। तो इसलिए हमारे लिए यूनिकनेस ये है कि कम से कम दौर के लिए हम इसको महफूज करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि बार बार फ्रीजर खुल रहा है, लेट्स से कि आपने एक पैकेट बना के रखा हुआ है, आप तो निकाल के डीफ्रॉस्ट नहीं कर रहे, लेकिन बार बार फ्रिज खुल रहा है, बंद हो रहा है, फ्रिज खुल रहा है, बंद हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा। हाँ, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, वही दैट इज आल्सो डेंजरस। बिल्कुल वही प्रोसेस है। ज़बरदस्त, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है उन लोगों के लिए कि भाई ये है असल तरीका कि आपने किसी भी खाने को या कच्चे गोश्त को अगर आपने फ्रीज करना है तो उसको तरीकेकार क्या है, आपने कौन से उतना ही पोर्शन एवरेज इस्तेमाल करना है, उतने पैकेट बनाएं, उस सारे को निकालें, एक दफ़ा पकाएं और फिर जब पका हुआ आपने अगर कहीं फ्रीज करना है तो उसको दोबारा फ्रीज। बिल्कुल सही। इसी पे मुझे एक और चीज़ भी याद आई, मैं आज आपकी सारी गलतफहमियां दूर करने वाली हूँ। लोग अक्सर क्या करते हैं, प्याज में एक चीज़ होती है कि उसको काट के रख देते हैं तो वो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो बैक्टीरियाज और जर्म्स को अपनी तरफ गैदर कर लेता है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा देर प्याज काट के मत रखें, फिर उसको पकाएं ना। तो ये चीज़ तो हमने क्लियर कर ली। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्याज को फ्रीज़ कर लेते हैं, चाहे ब्लेंड करके करें, मसाले की सब्जियां बेसिकली टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लिया, क्यूब्स बना लिए, छोटे छोटे टुकड़े बना लिए और वो फ्रीज़र में रख दिए। क्या वो अलाउड है? क्या फ्रोज़न प्याज जो है अपनी वो कैपेसिटी खो देता है बैक्टीरिया या जर्म्स को कैप्चर करने की? देखिए उसमें कैपेसिटी वो तो थोड़ी सी इम्पेयर्ड हो सकती है, लेकिन आइडियली स्पीकिंग ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है और उसमें नहीं कोई मैनेज कर पाता तो उसको भी वही तरीका है कि उसको फ्रीज़ करें और वो क्यूब जो है वो सारा का सारा निकालें और डाल लें, बजाय इसके कि उसको एक दफ़ा थोड़ा सा निकालें और पूरे डोंगे को फ्रीज करें, उसमें से एक चम्मच निकालें और फिर दोबारा रख दें। बिल्कुल सही। तो वो उसका भी सेम पैटर्न के ऊपर प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल चलता है। अच्छा सर, बासी गोश्त कितना खतरनाक हो सकता है? बासी गोश्त में जी जब एक जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके अंदर इंजाइमेटिक प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं और ये एक उसका नेचुरल प्रोसेस है और वो बाज़ का हाज़मे में मुफीद भी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब कुर्बानी का गोश्त हो तो उसमें कोशिश करें कि उसको फ़ौरन ना पकाएं, उसको कोई 1 से 2 घंटे उसको पड़ा रहने दें और उसके बाद पकाना शुरू करें। ये तो नेचुरल है, लेकिन उसके दौरान अगर उसमें कोई जरासीम की अफसाइश हो गई है तो एक इस गर्म रतूब मौसम में जिसमें आजकल का गर्मी की वजह से अक्सर गोश्त में से स्मेल बहुत अजीब सी आना शुरू हो जाती है जरासीम की जी, और गंदगी क्योंकि लामहला कुर्बानी के प्रोसेस के दौरान बहुत सफाई सुथराई के मामला इतने आइडियल नहीं होते, तो उस इन्वायरमेंट में भी गंदगी होती है। सही। कभी खाल उतराई जा रही है तो कभी उसके इंटरनल पार्ट्स की सफाई हो रही है, तो लामहल्ला उसमें बाज़ औक़ात गंदगी शामिल हो, तो उसमें फिर वो इस गर्म मौसम में उसका जो उसका डिके का प्रोसेस है वो जरासीम के ज़ेर असर तेज़ी के साथ होने लग जाता है। तो ये ख़तरनाक सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे जरासीम उस गोश्त में के ज़रिए जिस्म में जाएंगे और बीमारी का सबब बन सकते हैं। मैदे को मुतासर भी कर सकते हैं, आपके ब्लड को, आंतों को जो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अक्सर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा सर, मैदे के इन्फेक्शंस का अगर हम जिक्र करें ना, तो हमारी जो कोई प्रॉब्लम शुरू होती है ना, मैदे में दर्द हो रही है, जलन हो रही है या लूज़ मोशन हो गए हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने घर से ढूंढते हैं, किचन से स्टार्ट होते हैं, एक कहवा बना के दिया जाता है, जी अब ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं ठीक हुआ, ये दवाई खा लो ये ठीक हो जाएगी, ये फ़लाँ दवाई खा लो, ये फ़लाँ कैप्सूल खा लो। सेल्फ मेडिकेशन कितनी नुकसानदेह हो सकती है? हैविंग सेड दैट, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेटली भाग के जाके डॉक्टर्स को दिखाना। सर आज 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस है क्लिनिक की, आप एक मैदे की दर्द के लिए तो भाग के कभी नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस आप उल्टियाँ कर करके पागल हो रहे हों, आप लूज़ मोशन कर करके पागल हो रहे हैं और बिल्कुल लथार्जिक हो जाए तो आपको जाना मजबूरी बन जाता है। क्या करें इसके लिए? देखिए 2 चीज़ें, एक तो ये है कि कोई पहले से नॉन है मैदे की तकलीफ़ के लिए, सीने की जलन के लिए, जिस तरह पेट की गैस के लिए, पारे के लिए, किसी को थोड़ा गॉल स्टोन्स हैं, किसी का थोड़ा मोटापा है और उसको तेज़ाबियत का मसला कभी वन इंस्टेंट ब्लू मून कह लें कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कभी उसको ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको समझ होती है कि इसको कैसे डील करना है। डील करने के लिए होम रेमेडीज़ हैं, कहवा पी लिया, फाका कर लिया, लंबा प्रोसेस उस फूड को हैंडलिंग के लिए जिस्म को टाइम दे रही है, यानी दोपहर को खाना खाया इस तरह की कुछ कैफियत तो ये रात को ना खाएं, जिस्म को टाइम दें कि वो खुद ब खुद उसको प्रोसेस कर ले। नई बात बन रही तो वो वाइट कलर के सिरप एंटासिड्स होते हैं, वो आमतौर पे सेफ़ भी हैं, इफेक्टिव भी हैं और इस्तेमाल ले सकते हैं, उस पर कोई इशू नहीं। लेकिन जब उसकी ज़रूरत बढ़ जाए, एक ख़ास हद से बढ़ जाए, कोई ऐसे अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स आ रहे हों जिसमें आपको लगे कि ये वो तकलीफ़ नहीं है जो महीना पहले या हफ्ते बाद
हुई थी और मैंने लिया था, तो फौरी तौर पे अपने आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें 2-3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं सेल्फ मेडिकेशन में। एक ये है कि आप ही को इस तरह की कभी तकलीफ़ हुई थी कुछ अर्सा पहले, महीना साल पहले, तो आपको याद है और वो नुस्खा आपने अलमारी से निकाला और आपने निकाल लिया, वो इंतहाई डेंजरस है। क्योंकि अच्छा, वो डेंजरस है? डेंजरस है, मुझे लगा आप कहने लगे वो सेफ है। नहीं, देखें, वो उस वक्त हो सकता है कि वो रेलेवेंट हो। इस वक्त पेट में दर्द आपको अपेंडिसाइटिस की वजह से हो रही हो, इस वक्त आपको पित्ते में स्टोन फंसा हो कहीं किसी रास्ते में, किसी नाली में, तो वो ख़तरनाक है। उसी चीज़ को खुद से ज्यूम करना कि वही चीज़ है। तो इसके लिए 1 साल पहले की आपकी याददाश्त कितनी इफ़ेक्टिव थी और आप उसको कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं, ये एक इंतहाई ख़तरनाक है। दूसरा ये है कि आपके किसी बुज़ुर्ग को, किसी दोस्त को उसने कहा मुझे भी इस तरह हुआ था, तुम भी ले लो, वो भी गलत एलिमेंट है। सीना बसीना जो उसकी हो सकता है कि उसको डायबिटीज़ आपको हो और उसको ना हो, तो आपके लिए वो सेफ़ ही ना हो। इसी तरह आप हो सकता है कि वो दवाई ले रहे हों जो हार्ट के लिए नुकसानदेह है या आपकी शुगर को मुतासर कर सकती है। तो इस तरह की दवाइयाँ सुना के वो भी। तीसरी तरह की सेल्फ मेडिकेशन वो है जो यूनिक है हमारे माशरे में। मेडिकल स्टोर पे गए, वहाँ पे हम मैट्रिक में एक फ़ेल हुआ बच्चा ड्यूटी पे था, या FSC का एक फेल होने वाला बच्चा, वो हमारे मोहल्ले का डॉक्टर होता है उसको बताया आपने, उसने अपनी अक्ल के हिसाब से जो उसको दवाई लगी मुनासिब उसने दे दी। वो भी इंतहाई ख़तरनाक है, ना उसने मरीज़ देखा, ना उसको समझ है, ना वो ट्रेंड है। तो ये तीसरी किस्म की होगी सेल्फ मेडिकेशन। चौथी किस्म मैं बताऊं आपको, सोशल मीडिया। हाँ नहीं, सोशल मीडिया नहीं है। चौथी किस्म हमारे पास अब मोबाइल में आ गया, ChatGPT। अच्छा जी, अच्छा। आप अपने सिम्टम्स टाइप करते हैं, वो जो पहले गूगल आपको पेट दर्द को अल्लाह माफ करे मैदे का कैंसर बना दिया करता था ना, वो जो वहम होता था, अब ChatGPT मेक श्योर करता है कि आप मान जाएं आपको मैदे का कैंसर है। क्योंकि लोग ना आसान हो गई है ना, स्किन पे थोड़ा सा रैश हो गया, आपने तस्वीर खींच के ChatGPT को भेज दी कि भाई डॉक्टर तो तस्वीर पे जवाब नहीं देगा। वो ChatGPT या इस तरह के जितने भी चैटर बॉक्सेस हैं वो फिर आपको बताते हैं कि ऐसे तो नहीं है, ऐसे बड़े प्यार से आपसे ना बड़ी मुलायम तरीके से बात करेंगे कि जैसे आप डॉक्टर को चेक करा रहे हैं, और अल्टीमेटली आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अच्छा इसने ये दवाई किया, चलो जाओ मेडिकल स्टोर से। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि क्या चीज़ें चैट बॉक्स से नहीं पूछनी चाहिए। उसमें 3-4 चीज़ें उसने बताई थी। उसमें से जो एक था फाइनेंशियल अपनी जो है ना जी एडवाइस, वो नहीं लेनी चाहिए उनसे। दूसरा उसने कहा था ख़ास तौर पे जिसका आज की रेलेवेंस है, उसने कहा था कि अपने मेडिकल की बातें ChatGPT से या किसी भी चैट बॉक्स, हेल्थ रिलेटेड गुफ्तगू, चैटर बॉक्सेस, ये जो ChatGPT है, क्लाउड है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म नहीं पूछने चाहिए, इसलिए कि उसको रेलेवेंस नहीं पता होती, गैर ज़रूरी। देखिए कल एक मरीज़ आया मेरे पास, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, छोटा सा लंबा मुख्तसर करता हूँ। उससे मुझे कहा चेस्ट पेन हो रही है, कतर से आया था। तो मैंने सोचा शायद जॉब का स्ट्रेस होगा ये वजह। मैंने उसको देखा तो मुझे कोई वार्निंग साइंस मिले, तो मैंने उसे मुझे कहता है कि आप मुझे बताएं मुझे क्या है। मैंने कहा एक दिन ठहर जाओ, कल तुम्हारे टेस्ट आते हैं तो तुमसे बात करते हैं। तो कहते नहीं कुछ बताएं तो सही, आज की आपकी असेसमेंट क्या है। मैंने कहा यार गैर ज़रूरी तौर पे मैं आपको परेशान कर दूं, गैर ज़रूरी तौर पे तसल्ली दे दूं, और दोनों ही चीज़ें गलत है ना। तो इसलिए बेहतर है कि ये जो ChatGPT और इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो पहला डायग्नोसिस सिंपल गैस्ट्रो का, गैस का, थोड़े बहुत अफारे का, अगर वो मैदे का कैंसर बताएंगे तो आप दो रातें शायद सो ना सकें। इसलिए बेहतर होता है कि सबूत के साथ बात की जाए। सही बात है। और अगले दिन अनफॉर्चुनेटली ही टर्न आउट टू बी ए लंग कैंसर। तो कहने का मतलब है कि इतना जो है ना ये आसान ज़िंदगी नहीं है मेडिसिन में। 2+2 इज़ नॉट ऑलवेज 4। उसमें एक बड़ा पैराफेनेरिया होता है जिसको देखना पड़ता है, जो ChatGPT नहीं करता। ना उसके पास MBBS की डिग्री होती है, ना आगे जितने भी कोर्सेज होते हैं आपके वो सारे किए होते हैं, वो आप लोगों ने किए होते हैं। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर। अच्छा सर, ये तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि 4 तरह की चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं, ये जो अभी हम सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर पूरा एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, फिर करें तो करें क्या? जिनको पहले से प्रॉब्लम है उनको तो पता है, क्या इमरजेंसी में जाकर ट्रीट करवाएं उस चीज़ को, किस तरह से मैनेज करें? देखिए इसकी नौइयत है ना, हर बीमारी की कुछ वार्निंग साइंस है। उस वार्निंग साइंस को देखने की ज़रूरत है कि अगर सादा 1 से 2 किसी ने ओवर ईटिंग कर ली, कोई मतली की कैफियत होगी, पेट का पारा हो गया और थोड़ा सा टाइम देने से वो ठीक होने की तरफ माइल हुआ, तो इसका मतलब है कि चीज़ें सेटल हो रही हैं और उसको कोई होम रेमेडी जो कर रहे हैं, कहवे शहवे पी रहे हैं, वो पी लें और उसको वो वैसे उससे फ़र्क पड़ता है, कहवा पीने से फ़र्क पड़ता है। देखिए उसमें डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए, आंतों की मूवमेंट को आगे बढ़ाने की उसमें सलाहियत होती है। ये जो दालचीनी और सौंफ और इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो हर्बल मेडिसिन की तरह की
जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस को आगे डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को बेहतर करते हैं, ठीक है फाइन। लेकिन अगर आप विद पैसेज ऑफ टाइम तकलीफ बढ़ रही है, शिद्दत सिम्टम्स की बढ़ रही है, तो ये एक वार्निंग साइन है। कोई भी सिम्टम हो, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे लूज स्टूल्स हों, चाहे कोई और सिम्टम हो जिसमें आपको लग रहा हो कि ये इंटेंसिटी बढ़ रही है प्रॉब्लम्स, तो ये वार्निंग साइन है। दूसरा ये है कि अगर उससे एसोसिएटेड अगर वॉमिटिंग्स करके या लूज स्टूल करने के बाद यूरिन आउटपुट कम हो गया या बहुत लेथार्जिक हो गया या ड्राउजी हो गया पेशेंट, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल मैदे का मसला नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये एक वार्निंग साइन है कि कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, ड्राउजीनेस और चक्कर आना, वो लेथार्जी, तो इस तरह करके अगर ये पानी की कमी हो रही है तो वो एक डेंजरस चीज़ है, किडनीज़ को मुतासिर कर सकती है, वाइटल ऑर्गन को मुतासिर कर सकती है। उससे बेहतर है कि फ़र्स्ट एड ली जाए। अगर कोई खुदा न खास्ता कैफियत हुई है और उसके साथ कोई फिट्स हो गए हैं, कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई है, या कोई छाती में जो जलन हो रही है उसके साथ एसोसिएटेड स्वेटिंग हो रही है, या कोई उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो इसमें ज़रूरी होता है कि आप असेसमेंट करा लें। अच्छा सर, ये भी आपने जिक्र किया ना कि छाती में दर्द हो रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक में आपको ऐसे एक फील भी आती है कि आपके मैदे में दर्द हो रही है। इज़ इट ट्रू? जी बिल्कुल। सीने की दर्द या सीने की तकलीफ़ या सीने में जलन का एहसास, दर्द का एहसास, खाना गले की तरफ आना, ये सारी इतनी ओवरलैपिंग कंडीशंस हैं कि इसको असेस करना हर लेमैन आदमी का एट टाइम ज़रूरत, उसकी ट्रेनिंग भी नहीं होती और उसको समझ भी नहीं होती और वो कर भी नहीं पाता, इवन डॉक्टर्स नहीं कर पाते। देखें, समझने के लिए तकलीफ़ को 2-3 स्टेजेस हैं। एक तो ये है कि अलामात, इंटरव्यू, दूसरा है एग्जामिनेशन और तीसरा है टेस्ट। ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को जब मिलाते हैं तो एक कंक्लूजन, एक डायरेक्शन में मिलता है। मुझे एक अच्छी तरह याद है, एक प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी अभी भी लाहौर में माशाल्लाह काम करते हैं जी। उनकी अपनी वालदा को अर्ली मॉर्निंग छाती में तकलीफ़ हुई और उन्होंने कहा कि वाइट कलर का सिरप गैस वाला पी ले, और 2 से 4 दफ़ा उन्होंने पिलाया, और उसके बाद उन्हें डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी वालदा की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो हॉस्पिटल में लेके गए तो बाय द टाइम उन्हें हार्ट अटैक था। तो कहने का मतलब ये है, एक ट्रेंड आदमी जिसने सारी उम्र गुजारी हुई है इस फील्ड में, उसको भी बाज़ औक़ात इंटरप्रिटेशन में टाइम लगता है। तो ये घर बैठे बंदे को तो ये गलती लग सकती है। ख़ास तौर पे इस पर वार्निंग साइन यही है कि उम्र जो है 40 साल से ज़्यादा हो, स्मोकर हो, ओबीस हो, डायबिटिक हो, उसको कोई भी सीने में, छाती में कोई भी तकलीफ इर्द गिर्द भी हो रही हो, छाती के किसी हिस्से में, सेंटर में, इधर राइट लेफ्ट, किसी भी जगह पे, तो उसको चाहिए कि पहले कार्डियक असेसमेंट। कार्डियक असेसमेंट बड़ी आसान हो गई है जी, आप किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में भी जा सकते हैं, बहुत पैसे नहीं लगते हैं। ECG इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी ईजी, और ये डर के ये नहीं रहना चाहिए कि मुझे दिल की बीमारी थोड़ी है जो मैं ECG करा, आपको करा लेनी चाहिए। डिनाइल जो है ना जी, ये डिफेंस मैकेनिज्म का पहली स्टेज है। हाँ। कि आप कहते हैं नहीं ये नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ। हालांकि उसके अंदर से खौफ हो रहा होता है कि ये तो नहीं है, लेकिन वो मानना नहीं है उसने। और मानना नहीं है तो ये वाइटल टाइम जो है उसमें बहुत सारा कीमती टाइम जो उसको डायग्नोज करने में, जो इब्तदाई तशखीस के बाद इलाज में मुआवन है, वो फिर ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने कैंसर का एक लफ्ज़ यूज़ किया, क्या हमारी सोसाइटी में ये रिपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, या वाकई जेन्युइनली कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? और मैदे का कैंसर ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि कैंसर की ये वाली जो काइंड है, ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर है, बाकी चीज़ें हैं जिनके रेशो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से ये जो है ना उस गैप को कवर कर रहा है। देखिए, छाती का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, लंग्स का कैंसर और इसके साथ लिवर का कैंसर, ये 4-5 बड़े कैंसर्स हैं। और इसके साथ फिर ओवरीज का और फीमेल्स में वो आ जाता है, उसका नंबर आ जाता है। तो मैदे का कैंसर हमारे रीजन में इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे रीजन में लिवर कैंसर की शरह काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक बड़ा हिस्सा हेपेटाइटिस B और C का शिकार हुआ था, और पॉपुलेशन अराउंड 9 to 10% जो है हमारी हेपेटाइटिस B या C को कैरी कर रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जब इन्फेक्शन अंदर होता है तो वो लामहाला जब वक्त गुजरता है तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस वाले पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। अब वो उम्र आ गई है मरीज़ों की, जो 89 में ये डिस्कवर हुआ था हेपेटाइटिस C, तो अब उस हिसाब से ये इसकी उम्र इतनी हो गई है जरासीम की
कि उसके साथ म्यूटेशन से चेंज होना शुरू हो गया। कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं। जब पहले 5 से 10 सालों में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही होती इन्फेक्शन की, ये 15 साल के बाद जाके आमतौर पे हेपेटाइटिस सी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। हेपेटाइटिस बी तो किसी स्टेज पे भी कैंसर कर सकता है, और हमारे यहाँ किसी स्टेज आप कह रहे हैं हेपेटाइटिस को आसान मत लें। जी बिल्कुल। हम कहते हैं ओहो हेपेटाइटिस ही हुआ था, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं हेपेटाइटिस कैन लीड टुवर्ड्स कैंसर क्लियरली। देखिए हेपेटाइटिस की इकसाम है ना, हेपेटाइटिस एक है पीला यरकान, हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश को कहते हैं, उसमें कुछ इकसाम है जिसमें पीला यरकान है, हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है, गंदे पानी गंदी ग़िज़ा की वजह से। 4 से 6 हफ्तों में ठीक हो जाता है, लिवर कैंसर से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी जिसके उर्फ़ आम काला यरकान कहते हैं, वो एक बड़ी वजह है हेपेटाइटिस सी या बी रिलेटेड कैंसर की, और वो डेंजरस है और ये भी लंबे अरसे तक। इसमें से हेपेटाइटिस बी जो है वो इब्तदाई स्टेज पे भी इवन डायरेक्ट कैंसर कर सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी आमतौर पे पहले जिगर को सुकड़ने का बायस बनता है और उसके बाद कैंसर का बायस बनता है। लेकिन जिगर के कैंसर की बड़ी वजूहात में से हेपेटाइटिस बी और सी हमारे रीजन में बहुत अहम है। उसकी वजह ये भी है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बोलूँ कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम इसको एक बड़ा कैजुअली ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो अल्टीमेटली लीड्स आपकी डेथ का बायस बन जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। तो अवेयरनेस है ज़रा कम है कि कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग में पता चलता है, और उनमें आके जब 4 साल बाद वो हमारे पास आते हैं तो ये कह रहे होते हैं हमें पता था 4 साल पहले हमारी जो प्रेगनेंसी हुई थी उसमें पता था हमें हेपेटाइटिस का, लेकिन हमारे हेल्थ केयर पर्सन या जो भी कोई केयर गिवर था शायद उन्हें एंजाइटी से बचाने के लिए या डॉक्टर साहब ने अपनी कम इल्मी की वजह से या अपने किसी वजह से या समझने समझाने में गलती हुई है, उन्होंने कहा ये खुद ब खुद प्रेगनेंसी के बाद क्लियर हो जाएगा। तो ये या तो डिनाइल है, या हेल्थ केयर पर्सन की कम इल्मी है, या ये है कि इंटरप्रिटेशन की समझने और समझाने में कहीं गलती होती है, जिसमें बहुत सारा टाइम जी देखें 4 साल उसके गुजर गए इस इन्फेक्शन में, जबकि उसे 4 साल से पता था। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, प्रोफेसर साहब अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अक्सर जब आप किसी को खून डोनेट भी कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली एक स्क्रीनिंग हो जाती है। ये भी एक बड़ी नेमत है कि बगैर टेस्ट कराए आपको पता लग जाता है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। क्या हेपेटाइटिस बी का जो जरासीम है, आपको हेपेटाइटिस बी नहीं भी है लेकिन कभी कहीं आपको टच करके गुजरा हो, तो आपके ब्लड में रहता है? जी, हेपेटाइटिस बी और सी के एक दफ़ा जिस्म में दाखिले के बाद उसमें इब्तदाई तौर पे कुछ ऐसे टेस्ट नज़र आने लग जाते हैं जिससे उसकी इंडिकेशन होती है कि किसी मौके पे ज़िंदगी में जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हुआ था, भले आपके जिस्म ने उसको निकाल दिया हो, मतलब आपके जिस्म के अपने निज़ाम ने, डिफेंस सिस्टम ने उसको निकाल दिया और वो आप क्योर हो गए और अब वो नुकसानदेह भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसकी इंडिकेशन जब ब्लड में आप देखते हैं। इसी तरह हमने देखा है बहुत सारे लोग जो किसी वजह से मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्वे हो रहा होता है उनका, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट में, तो उन लोगों का बेचारों का बहुत बड़ा मसला होता है कि उनके वायरस खून में नज़र आ रहा है, लिवर उनका बिल्कुल नॉर्मल सही काम कर रहा है, लेकिन उनके सर्वे में वो टिक जब करते हैं तो उनका वीज़ा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है कि आप हम पसंद नहीं करते कि हेपेटाइटिस के लोग हमारे पास आएँ। तो उन लोगों का बड़ा ये जेन्युइन किस्म का सवाल होता है कि इन्फेक्शन नहीं है, बीमारी नहीं है, दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, हमारे खून में साफ़ क्यों नहीं हो रहा? तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि कुछ ज़ख़म लग गया, कट लग गया, तो कट ठीक भी हो गया, ज़ख़म ठीक हो गया, लेकिन उसका निशान बाद सूरतों में जिस्म पे रह जाता है। इसी तरह उस निशान को देख के उस पर मरहम तो नहीं लगाई जाती। इसी तरह से उस वायरस के पुराने इन्फेक्शन को देख के दवाई देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसको ये समझाना किसी एम्प्लॉयर को कि जी ये वर्कर सेफ़ है, आपके लिए काम कर सकता है, वो एक मुश्किल मरला है जो बाज़ मुल्कों को समझाना मुश्किल हो। अभी तो हमारे यहाँ पर अगर आपके खून में पुराना कोई जरासीम भी शो हो जाए, क्योंकि वो डॉक्टर ऑब्वियसली रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, तब भी वो आपको खून नहीं देने देते, वो मना कर देते हैं कि आप हेपेटाइटिस बी और सी पुराना भी हुआ है तो आप खून नहीं दे सकते। उसकी वजह जी, उसकी बड़ी जेन्युइन किस्म की वजह है, वो ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी हुआ, आपका क्लियर हो गया, आपने 2 साल पहले इलाज करा लिया या आपके जिस्म ने खुद से उसे क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, उस क्लियरेंस प्रोसेस को देखना
ठीक है। उसके लिए एक्सपेंसिव टेस्ट हैं, PCR है और कुछ पेट्रियो टेस्ट हैं, डिटेल टेस्ट हैं। हाँ। लेकिन वो जो इनिशियल टेस्ट है उसको देख के अगर आप उसको ब्लड ले लेंगे तो हो सकता है उसका रीएक्टिवेट हो गया हो, किसी वजह से उसके जिस्म में छुपा हुआ जरासीम मौजूद हो, तो उसको उस स्टेज में 2 साल पहले तो वो ठीक था, अब हो सकता है उसको उस सारे प्रोसेस से जब तक नहीं गुजारेंगे हम उसे क्लियरेंस नहीं दे सकते, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। वो अगर आपको जिंदगी में कभी भी हेपेटाइटिस बी या सी हुआ हुआ है तो आप कोशिश भी ना करें कि आपने ब्लड देना है, आप ब्लड नहीं दे सकते। आपका ब्लड नुकसानदेह हो सकता है जिसकी आप जान बचाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। अच्छा सर, कमिंग बैक टू द स्टमक वाला पार्ट, क्योंकि ये बड़ी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी और मैं चाह रही थी कि आपके थ्रू ये मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए क्लियर हो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बच्चों के ऊपर भी। हम बड़े परेशान पेरेंट्स आजकल फिर रहे हैं, मिलेनियल्स भी और अब जेन ज़ी की भी शादियां हो रही हैं और उन्होंने भी माँ बाप बनना है। मैं तो वो टाइम देखना चाहती हूँ कि वो असल में क्या करेंगे, वो हमसे बहुत अच्छा करेंगे। देखिए मिलेनियल्स से ज़्यादा अच्छा करेंगे। देखिए हर आने वाली जनरेशन, मेरा दिल तोड़ दिया आपने, मेरा भी तोड़ दिया। नहीं, हर आने वाली जनरेशन जो है ना वो पिछलों से बेहतर बिहेव करेगी और ट्रीट करेगी आने वाले मुआशरे के चैलेंजेस को। ये समझने की कोशिश करें कि ये जो नया मुआशरा है ना ये नए लोगों के लिए नहीं। ऑब्वियसली सर, जब इनोवेशन होती है, फ्यूजन होती है, तो नस्लें भी तो फ्यूजन का शिकार होके कुछ एडवांस आ रही है ना। एवोल्यूशन इसी का नाम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी तो मिलेनियल्स के बच्चे चल रहे हैं और जेन ज़ी कोशिश कर रहे हैं कि शादियां हो जाए, अगर उन्होंने कर ली तो। आजकल ये बड़ा एक डिलेमा चल रहा है ना कि शादी करने का दिल ही नहीं कर रहा किसी का। खैर, बच्चे जो हैं उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हम करना शुरू कर देते हैं। हमारे ज़माने में मना किया जाता था एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, डॉक्टर से पूछे बगैर। फिर हमने वो भी कॉमन करना शुरू कर दी। अब हम प्रोबायोटिक्स भी आ गए, एक नया लफ्ज़ आ जाता है और हम उसे पकड़ लेते हैं। अब प्रोबायोटिक्स भी हम खुद से देना शुरू कर देते हैं कि एक दफ़ा तो डॉक्टर ने लिख दिया तो फिर आप स्टार्ट कर दो। इज़ इट सेफ़ आपके ख्याल में ये कर लेना चाहिए बच्चों के साथ? देखिए, प्रोबायोटिक्स जो हैं वो सेफ़ है, नंबर 1। अच्छा, पहला सवाल का टू द पॉइंट। उसमें कोई ये बेसिकली होते क्या, फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं जो हमारी गट के अंदर, हमारे स्किन के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पे हैं। तो वो उसको फ्रेंडली बैक्टीरियाज हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस को, जिसमें हाजमा एक प्रोसेस है, कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे जरासीम को मारते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज की किस्म है, उसको प्रोबायोटिक कहते हैं। इसका वॉल्यूम अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 किलो और 1.5 किलो के दरमियान इसका अगर सारे जिस्म का इकट्ठा किया जाए तो ये हमारी आंतों में और बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मैदे में, ये सारे इकट्ठे इनका वजन इतना होता है। अच्छा, और ये नेचुरली हमारे अंदर है, बिगेस्ट ऑर्गन। इसके अंदर इतना सारा वॉल्यूम है। ठीक है। तो इनका इम्बैलेंस जो है, इम्बैलेंस से मुराद ये कि हार्मफुल बैक्टीरिया और फ्रेंडली बैक्टीरियाज का जो लड़ाई है या इम्बैलेंस है, ये मुख्तलिफ बीमारियों में इनका ताल्लुक है। और अब जो लेटेस्ट रिसर्च है, इसको गट माइक्रोबायोटा पे बड़ा काम हो रहा है और उसमें उसका रोल मुख्तलिफ बीमारियों में, मोटापे से लेके याददाश्त की खराबी तक, एजिंग से लेके स्किन के कैंसर्स तक, बहुत सारी चीज़ों का इस इम्बैलेंस के साथ ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और प्रोबायोटिक्स अब ये है कि किसको लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, ज़रूरत भी है या नहीं, और नेचुरली ये डिस्टर्ब कैसे होता है अंदर का इन्वायरमेंट, तो इसको समझने की ज़रूरत है। इससे सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और बार बार ले रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ले रहे होते हैं, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये कि कैसे एक हथियार है, उसको मारने के लिए हम इसके लिए तोप मार रहे हैं, तो इससे बहुत सारे और जरासीम भी मार रहे हैं, तो उससे हम हेल्दी बैक्टीरिया भी मारना शुरू कर देते हैं और हार्मफुल भी मार रहे हैं। सही है। तो इम्बैलेंस उनका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होगी। दूसरे नंबर पे ये जो हम कैप्सूल की सूरत में हम लेना चाहते हैं या सिरप की सूरत में लेना चाहते हैं, अब वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है इस लिहाज से कि वो कितनी प्रिजर्व्ड है, कितनी उसकी ज़रूरत है उस ख़ास पर्टिकुलर फ्रेंडली बैक्टीरिया की, क्योंकि गट में जो 1 किलो मैंने बात की है वो एक कॉम्बिनेशन है फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो एक जरासीम नहीं है। तो इसलिए वो जो हम ले रहे हैं उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है, कि वो फिर हम ज़्यादा दे के भी अनबैलेंस कर देंगे ना। इसमें नेचुरल जो चीज़ें हैं, जिस तरह दही एक प्रोबायोटिक है, उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है और उसका बहुत सारा फ़ायदा है और उसको लेना भी चाहिए। इस तरह बहुत सारे नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल से प्रीबायोटिक जो है उनका पॉपुलेशन को बेहतर कर सकते हैं। मतलब नेचुरल चीज़ें भी हैं, वो क्या क्या हैं, दही के अलावा क्या है? फ्रूट्स हैं, फाइबर है, फाइबर बेसिकली फाइबर है, फ्रूट्स हैं, दही है, नेचुरली बेसिकली जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं,
ये सारी जो हैं ये इस पॉपुलेशन को बेहतर बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ क्विकली ज़रा हम कुछ मिथ्स की बात करना चाहूँगी मैं। इन दी एंड मैं ये ज़रा बड़ा क्लियर करती होती हूँ लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये चीज़ फलां है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम ज़रा आपसे उसे क्लियर कर लें। स्पाइसी फूड जो है ना वो अल्सर कर देता है। स्पाइसी फूड अल्सर को बढ़ा देता है। अल्सर करता नहीं। अल्सर की 2-3 वजूहत हैं जी। पेन किलर्स का इस्तेमाल नंबर 1, नंबर 2 मैदे में एक इन्फेक्शन होता है, उसको कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी का नाम सुना होगा वो, और तीसरे नंबर पे गैर ज़रूरी दवाइयाँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो अल्सर की मेजर कॉजेज़ हैं। मिर्च मसाला उसको बढ़ा ज़रूर देता है, एज सच कॉज नहीं करता। अगली मिथ है जी कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी जो है ना वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो हाजमे का निज़ाम है बेसिकली, उसको मुतासर कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है जी। साफ़ पानी होना चाहिए, तो वो ठंडा हो, गर्म हो, नीम गर्म हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाइनीज़ देखें, अच्छा, नीम गर्म होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता? हम तो कहते हैं नीम गर्म पानी पी लो, खाना हजम, पैसे पूरे। ये देखें कुछ ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जिसमें चाइनीज़ हैं, उनका मिथ है और वो समझते हैं और वो इस्तेमाल भी करते हैं, और उनकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कम भी हैं मैदे जिगर के रिलेटेड, मैदे और जिगर से रिलेटेड, तो उसमें वो चाइनीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उसको उन लोगों ने पसंद किया हुआ है और उनकी ट्रेडिशन में शामिल है, तो इसमें हार्मफुल कुछ नहीं है। अच्छा जी, अगला, यू गोइंग टू लव दिस वन, और आप लोग इस पे बड़ा फोकस करने वाले हैं। चाय हर बीमारी का हल है। उसकी वजह ये है कि बीपी हाई हुआ है, चाय पी लो। बीपी लो हुआ है, चाय में नमक डाल के पी लो। मैदे में है, दूध कम डाल के थोड़ी सी काली चाय पी लो। मतलब हर बीमारी का हल चाय है। तो जो लोग चाय नहीं पीते वो क्या करें? वो मेरे जैसे लोग हैं, मैं चाय नहीं पीती, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ हो जाए यार चाय बना लो, कुछ हो जाए चाय, कुछ नहीं है। देखिए चाय में क्या है, चाय में कैफीन, चाय में शिफा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। चाय हर चीज़ में शिफा है। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाएं और इस नीयत से खाएं तो हर चीज़ में शिफा है। देखें, एक चीज़ होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये है कि आप इस यकीन के साथ कोई भी चीज़ खाएं, चाहे आप ये कॉफ़ी लें या पानी लें, कि मुझे इससे ये इफेक्ट आना है, तो 30% लोगों में तो वो हो जाता है। मेडिकली ये पॉसिबल बिल्कुल होता आपने है, देखा है अपनी रिसर्चेस में। अभी उसकी जिंदा मिसाल ऐसी है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको हम समझ रहे हों कि थोड़ा ज़हनी तनाव की वजह से उससे साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अपसेट है, तो उसको अब हम सिंपल ग्लूकोज का इंजेक्शन भी लगाएं और ये समझाएं कि आपको दर्द का इंजेक्शन, उसमें 30% के करीब उनको फायदा हो जाता है। डॉक्टर्स ये करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और आप लोगों को पता लग जाता है कि कौन साइकोलॉजिकल पेन कॉज कर रहा है और किसकी एक्चुअल है। एग्जैक्टली, नॉट ऑलवेज, इट्स ए ट्रायल ऑफ ट्रीटमेंट। बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि सब कुछ ट्राई कर लिया है, नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो हमें लग रहा है कि शायद इसकी अंडरलाइंग जो ब्रेन प्रोसेसेस हैं उसकी जिम्मेदार हैं। तो उसकी वजह से अगर 30% लोगों में फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उस पर यकीन कामिल होना चाहिए। देने वाले डॉक्टर पे मरीज़ का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ ये दे रहा है, जिंदा मिसाल है, हमारे पास एक मरीज़ आता है, उसी तरह की दवाइयाँ खा के आ रहा होता है और किसी वजह से उसको शिफा नहीं मिल रही होती, या तो किसी ABC से वो हो के D पे जाता है, तो D वही उसी कॉम्बिनेशन को दूसरे नाम से दे रहा होता है, तो वो उसको आराम आ जाता है। अच्छा, ये हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप। इट्स ऑल अबाउट योर नफ्सियाती फेथ। हाँ, आपके पूरा साइकोलॉजिकली बैलेंस कहाँ आप ढूंढते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर, अगला, अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं हमें गैस के बहुत इश्यूज हो रहे हैं, हमें मैदे की दर्द हो रही है, या हम बहुत ज़्यादा फूले फूले लग रहे हैं तो हम मोटे हो रहे हैं। ये मिथ है या वाकई में मोटापा लेकर आता है? बिल्कुल होता है। गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो मैदे में गैस पैदा करती हैं। इसके अलावा जब हम किसी एंजाइटी या परेशानी में बाज़ औक़ात खाना खाने के अमल के दौरान एयर भी सॉलो कर रहे होते हैं, एयर हम खा रहे होते हैं, उससे भी बाज़ औक़ात आप टेंस सिचुएशन में बाज़ औक़ात खाने के प्रोसेस के दौरान हम ज़्यादा हवा अंदर पेट में लेके जा रहे हैं। आप ये जो कह रहे हैं कि आप अगर खाना खाते हुए हवा लेके जा रहे हैं अंदर, तो आप उससे मोटे हो सकते हैं। तो जो लोग ताने मारते हैं कि हम तो हवा भी खाएं तो हमें लग जाती है, वो सही कहते हैं? नहीं, वो गलत कह रहे हैं, इस लिहाज से कि वो मुस्तकिल नहीं हो रहा होता। वो उस हवा को खाने के बाद आपको आर्जी तौर पे ब्लोटिंग सी फील होएगी, और उसके बाद थोड़ा सी हवा मुंह के जरिए और बाज़ नीचे वाले पैसेजेस से आप कुछ निकाल देंगे तो वो निकल जाएगी। मुस्तकिल वो ब्लोटिंग नहीं हो, वो रहती नहीं है, उससे आप मोटे नहीं होते। तो जो लोग ये कहते हैं ना हम हवा भी खाएं तो हमें लग जाती है, वो गलत कहते हैं। अच्छा जी, अगली, स्किपिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि अगर आप नाश्ता ना करें तो आपके मैदे को आराम मिल जाता है।
नहीं, ऐसा नहीं है जी। उसमें ये है कि आपको ब्रेकफास्ट अच्छा लेना चाहिए, इसमें पुरानी मिथ है और बिल्कुल ठीक है कि आपने डे का स्टार्ट में आपका एनर्जी लेवल, जिसने सारा दिन काम करना है, आपका एनर्जी लेवल इतने होने चाहिए कि आप काम कर सकें। और एक अच्छे फूड के साथ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल, रात का मील हल्का लेने से बहुत सारे मसाइल बेहतर है, क्योंकि उसके बाद सो जाना होता है और बहुत ज़्यादा जिस्म की ज़रूरियात नहीं होती है। बिल्कुल सही। लास्ट टाइम मेरे पास जी लेमन वाटर यानी कि नींबू का पानी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी एसिडिटी को क्योर कर देता है। ये मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन ये मैंने बहुत सुना है जी। उसकी वजह ये है कि लेमन वाटर जो है बेसिकली एसिडिक है और मैदे की तेज़ाबियत को वो कम नहीं करता, लेकिन वो हाजमे के प्रोसेस को, मैदे और आंतों की फॉरवर्ड मूवमेंट को थोड़ा सा इन्हेंस करता है। तो ये तो सच है। उससे ये जो फीलिंग आती है ना जी, बाज़ औक़ात मैदा स्लो हो जाता है या ब्लोटेड फील करता है, उससे बाज़ औक़ात आप खाने को आगे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं। बिल्कुल जैसे टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक जाते जाते मैं आपसे चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी। हम साउथ एशियंस और पाकिस्तानियों का ना एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मैदे की हर बीमारी जो है ना वो गैस है। ओहो, इसको गैस हुई हुई है। हर बीमारी को हमने नाम दे दिया है कि सबसे पहले तो ट्रीटमेंट जो इनिशियल करना है वो गैस का ही करना है, और ये होता भी है, अक्सर हो भी जाता है। तो उसके लिए अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है आजकल के दिनों में, ख़ास तौर पर जब अपने खाने पीने, दावतें या रूज पर हैं, खाने खा रहे हैं, घर पे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग खा रहे हैं, तो क्या करें? थोड़ा सा कोई एक टिप बता दें कि दवाई की ज़रूरत ना पड़े, ये कर लें, ये रूटीन रख लें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। खाने की जी बेसिक वही प्रिंसिपल्स हैं कि ओवर ईटिंग अवॉइड करें, खाना साफ़ खाएँ, खाना साफ़ सुथरा खाने की कोशिश करें ताकि गैर ज़रूरी जरासीम ना जाएँ। जरासीम नहीं जाएंगे तो बाज़ औक़ात, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जरासीम पेट में गैस पैदा कर रहे होते हैं। इसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका, गंदे पानी का एक जरासीम है, उस पेट में जाती है, इसके साथ ब्लोटेड फीलिंग होती है और बाज़ औक़ात डायरिया भी हो रहा है। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई गंदे पानी की एक जरासीम है जो कि मैदे में जाके गैस पैदा करती है और उसके साथ अल्सर भी बन सकता है। तो ये एक तो फूड हाइजीन का ख्याल रखें, साफ़ खाना, साफ़ पानी, एक वक्त में ज़्यादा नहीं खाना, खाना खाती फ़ौरन लेटना नहीं, और कोशिश करना है कि रात का खाना ज़रा हल्का लें और सिर्फ गोश्त ना खाएं, सिर्फ एक कंपोनेंट ना खाएं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। उसमें पानी, उसमें सब्जियां, उसमें फल, उसमें सैलड, सब कुछ शामिल करके हल्के मिर्च मसाले के साथ एंजॉय करके और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खाएं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये वाली बात आपने बड़ी अच्छी की है कि कुछ नहीं होगा। साइकोलॉजिकली आप ये सोचेंगे ना कि कुछ नहीं होगा तो यकीन करें आपको नहीं होगा, और जितना आप सोचेंगे ना कि मुझे ये हो जाएगा वो उतना हो जाएगा। तो मैं तो टका के सब कुछ खाने वाली हूँ, ये सोच के कि मुझे ना लगना है, ना मैंने मोटे होना है, ना मेरा मैदा खराब होना है। आप खुद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस, सच्ची और खरी बातें सुनाने के लिए हम सबको। और अल्लाह करे जी हम उस पर कोई एक आदि पर भी अमल दरामद करके किसी को हेल्दी कर दें या खुद हेल्दी हो जाएं, तो ये बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफिज़।